वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आज मैं आपको इनकम टैक्स जो आईटीआर फाइल करते हैं वो घर बैठे आप कैसे भर सकते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सभी कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग में हो, सभी को आईटीआर भरना पड़ता है। और आईटीआर भरने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों भरना ज़रूरी है, या इनकम टैक्स जो रिटर्न जिसको आईटीआर बोलते हैं उसके संबंध में फॉर्म 16 नंबर क्या होता है, 26 क्या होता है। और अगर मान लो आपने आईटीआर पिछले साल किसी भरवाया है तो उसका पासवर्ड आप खुद भरना चाहे तो पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे, इन सभी बातों की जो भी डिटेल जानकारी है मैं वीडियो के रूप में पहले दे चुका हूँ। तो इसी चैनल में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर उसमें से आपको किसी भी संबंध में कोई जानकारी विस्तार से चाहिए तो आप वीडियो के जो प्लेलिस्ट में दे दूंगा उसमें भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियो के लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप 26 डाउनलोड कर सकते हैं, या फॉर्म 16 क्या होता है, या इनकम टैक्स से संबंधित 87 ये सेक्शन जो 87 है वो क्या होता है, किस किस को आईटीआर भरना चाहिए, आईटीआर भरने के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम घर बैठे ही अपने मोबाइल से या लैपटॉप से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आप हर साल आईटीआर, जो भी कर्मचारी है हर साल आईटीआर फाइल करते होंगे, जिसकी अंतिम तारीख सामान्य रूप से जुलाई, अंतिम जो 31 जुलाई तक होती है, और समय समय पर इसको 15 दिन 20 दिन तक बढ़ाया जाता है। अभी वर्तमान में ये आईटीआर भरने का जो कार्यक्रम है वो शुरू है। आप घर बैठे आईटीआर भर सकते हैं। अब कैसे भरेंगे, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से पूरी प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो पूरा आप अगर ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से या सीए से या कहीं से भी आप आईटीआर भरवाते हैं तो आपको कम से कम 400-500 रुपये, या अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग उसका चार्ज लगाते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप ये काम खुद घर बैठे स्वयं कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी मैं बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च में जा करके आपको ई पोर्टल इनकम टैक्स टाइप करना है। ई पोर्टल इनकम टैक्स आपको टाइप करना है, और उसके बाद में जब सर्च करेंगे तो अब जैसे यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ये पहली वेबसाइट मिलेंगी, ई फाइलिंग होम पेज। और तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो ये जो साइट है वो आपको ले जाएगी यहाँ पे। अब ये जो साइट है eportal.incometax.gov.in और IEC, इस साइट पे आपको जाना है। और यहाँ आपके सीधा जो ऑप्शन है वो लॉगिन का ऑप्शन है। अब लॉगिन के लिए आपको यहाँ लिखा हुआ है कि पैन नंबर, आधार नंबर या अदर यूजर आईडी जो भी आपके उससे करना है। सामान्य रूप से जो भी कर्मचारी है उनको अपना जो पैन नंबर है वही उसकी लॉगिन आईडी होगी। तो आपको पैन नंबर डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। अब जैसे ये मैं पैन नंबर डाल रहा हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब इसमें दो बातें हैं कि अगर आपके पासवर्ड आपको याद है, आप खुद भरा है या किसी ने भरा है और आपको पासवर्ड दिए हुए हैं, तब तो कोई समस्या नहीं है, आप पासवर्ड इंटर करके आप इसको लॉगिन हो सकते हैं। अगर मान लो आपको पासवर्ड पता नहीं है, किसी और ने भरा होगा और आप पासवर्ड मांगने जाओगे तो आपको पासवर्ड वो नहीं देंगे, गत साल आपने कहीं भरवाया होगा। तो इसके लिए फॉरगेट पासवर्ड का जो नीचे वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते ही आपको पासवर्ड रीसेट का जो ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। आपको वहाँ अपने पैन नंबर डालने और उसको पासवर्ड को रीसेट करना है। अब रीसेट कैसे करना है पूरा मैंने वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड किया हुआ है, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ आपको जैसे यहाँ आपने पैन नंबर डाल दिया, उसके बाद इस बॉक्स को आपको क्लिक करना है, तभी ये आगे कंटिन्यू का जो है बटन काम करना शुरू करेगा। जैसे यहाँ आप अनक्लिक करोगे तो ये आगे भी नहीं बढ़ेगा, प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको पहले तो आपकी बेसिक जो डिटेल है, आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, आपके जो भी आधार नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब इनको आपको चेक करना है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल इन सारे को अपडेट करना है। तो मैं एक बार अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे आपको क्या करना है। अब जैसे सबसे पहले आपको अपना जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें एडिट करके आप नीचे सेव का ऑप्शन है। तो जैसे सबसे पहले आपने अपने मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद में यहाँ आपको बताना है कि मोबाइल नंबर किससे संबंधित है, सेल्फ से है या अदर किसी ऑथराइज पर्सन के हैं, सन के हैं, रिलेटिव के, ब्रदर के, फ्रेंड के हैं। तो जिसके भी नंबर है
वो आपको यहाँ, जैसे यहाँ सेल्फ पे तो मैं सेल्फ कर रहा हूँ। इसके बाद में सेकंड नंबर भी और आपको अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ आपको दूसरे नंबर जो आपके अगर है वो दे सकते हैं, मित्र के दे सकते हैं, और किसके नंबर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में रेजिडेंशियल या ऑफिस एड्रेस है, उसमें भी आपको मोबाइल नंबर देने हैं, लैंडलाइन नंबर देने हैं। अगर नहीं दें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी है, जो प्राइमरी ईमेल आईडी है ये आपको देनी है, जो आपके प्रोफाइल में जुड़ेगी। और इनकम टैक्स से संबंधित जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे या और भी कोई काम होगा तो आपके ईमेल में मैसेज आएगा, ओटीपी वगैरह भी ईमेल में आएगा। पासवर्ड रीसेट करेंगे तब भी ये ईमेल जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये ईमेल आईडी आपको यहाँ भरनी है, किससे संबंधित है ये आपको भरना है। अगर आपके पास कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो सेकेंडरी के रूप में भी आप भर सकते हैं। इसके बाद में आपको एड्रेस भरना है, तो एड्रेस में इंडिया है, कंट्री का नाम, एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है, पिन कोड नंबर है, और अपना जो भी पोस्ट ऑफिस नंबर वगैरह है वो सारा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं आपको यहाँ अपना सेलेक्ट करके बता देता हूँ कि जैसे यहाँ आपको अपना अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ आपको कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो इसको अब जैसे इसको यहाँ सेव करना है। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो चेंज करके इसको सेव करना है। अब जैसे सेव करेंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट ए वैलिड कंट्री कोड, और प्लीज़ सेलेक्ट ए वैलिड कंट्री कोड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आपको जहाँ भी कंट्री कोड लिखा हुआ है, अब कंट्री कोड जैसे इंडिया है तो उसके बाद में यहाँ कंट्री कोड का ऑप्शन आपको यहाँ देखना है कि कंट्री कोड कहाँ है। जैसे यहाँ जो ईमेल आईडी है, ये जो मोबाइल नंबर है, इसके आगे आपको ये 91 सेलेक्ट करना है। यहाँ भी जो मोबाइल नंबर है इसके आगे इंडिया है प्लस 91 सेलेक्ट करना है। ये आप सेलेक्ट करेंगे तब आपके यहाँ सेव होगा, तो यहाँ से आपको ये सेव करना है। अब जैसे ये सेव हो गया, मैसेज आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये ट्रांजेक्शन नंबर है। अब उसके बाद में आपको ये डिटेल होगी। उसके बाद में आपको यहाँ बैंक अकाउंट है वो आपको, अब जैसे यहाँ प्रोफाइल है आपका, ये देखना है आपको कि जैसे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन नंबर है, मेल फीमेल है, पैन स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, आपका पैन कार्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। आधार नंबर देखना है। इसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि लिंक्ड, यहाँ राइट का निशान आ रहा है, इसका मतलब आपका आधार नंबर यहाँ पैन नंबर से लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो आपको बहुत जल्दी लिंक करवाना चाहिए, नहीं तो इसके बारे में भी अगर लिंक नहीं करवाते तो पेनल्टी लगती है। तो यहाँ ये मैंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल भरी थी वो एड्रेस वगैरह सारा आ गया। यहाँ एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आपको प्रोफाइल में कोई एडिट करना है तो यहाँ भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है बैंक अकाउंट का, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई लोगों के आईटीआर जमा करा देते हैं, आईटीआर फिल कर देते हैं, वेरीफाई भी कर देते हैं, लेकिन पेमेंट जैसे अगर रिफंड है आपका तो रिफंड कई महीनों तक नहीं आता है, तो उसमें क्या समस्या हो सकती है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ अकाउंट नंबर देखना है कि आपके यहाँ अकाउंट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली बात तो आपका अकाउंट शो हो रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है, उसको वैलिडेट करना है। और वैलिडेट करने के बाद में यहाँ इसके नीचे ऑप्शन आएगा नॉमिनेट फॉर रिफंड। आपको रिफंड के लिए उस अकाउंट को नॉमिनेट करना है। नॉमिनेट करेंगे तभी उस अकाउंट में आपका रिफंड आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे यहाँ मैं ये क्लिक कर दूँ तो ये कहेगा कि प्लीज़ नॉमिनेट वन वैलिडेटेड अकाउंट टू रिसीव रिफंड, यानी कि जैसे मैंने यहाँ दोनों मेरे दो अकाउंट यहाँ शो हो रहे हैं, हालांकि एक ही अकाउंट है, लेकिन जब पहले एसबीबीजे में था, जब एसबीआई में ये बैंक मर्ज हो गया तो उसका आईएफएससी कोड चेंज हो गया, इसलिए मैंने नया यहाँ डाला था। अब ये कह रहा है कम से कम एक में आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड के लिए करना है। तो यहाँ मैं जैसे इसको नॉमिनेट फॉर यहाँ ओके कर रहा हूँ, तो ये नॉमिनेट फॉर रिफंड हो गया, यहाँ निशान चेंज हो गया। अब इसके बाद में अगर मान लो आपके कोई और अकाउंट है, आप चाहते हैं कि उसको भी आप शो करें, तो यहाँ ऐड अकाउंट का जो बटन दिया हुआ है प्लस का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको बैंक के अकाउंट नंबर करने हैं, यहाँ फीड करना है। उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, यानी दोबारा इसको एंटर करना है। उसके बाद में अकाउंट टाइप आपके कैसा है वो आपको करना है, या प्राइमरी है या जॉइंट है। उसके बाद उस बैंक के आपको आईएफएससी कोड डालने हैं। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे, जैसे मैं सैम्पल डालेंगे, मेरे अकाउंट नहीं ऐड करना है, लेकिन मैं अगर ऐसे ही आपको अगर बताने के लिए मैं आपको यहाँ कोई भी आईएफएससी कोड फीड करके बता दूँ, तो यहाँ आपको आईएफएससी कोड फीड करते ही आपको बैंक का नाम और ब्रांच का नाम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपके हो गया, ये मैंने ऐड किया था। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको यहाँ से बैक जा सकते हैं। अब ये अकाउंट का हो गया। उसके बाद ये प्रोफाइल में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अकाउंट नंबर आपको वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेट नहीं किया हो तो कैसे करते हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बनाया हुआ नहीं है, तो मैं आपको और आगे जो भी वीडियो है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। अब इसमें आपको ये भी देख सकते हैं कि कौन से अकाउंट नंबर आपने रिमूव किए हैं पहले, अगर आपने कोई किए हैं तो कौन से फेल अकाउंट है वो भी है। अभी वर्तमान में कौन से अकाउंट है, ऐड करना चाहे तो ऐड का भी ऑप्शन है। इस तरह से ये सारी बैंक अकाउंट के संबंध में आपको जानकारी चाहिए
तो अब जैसे यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ 3 जो डॉट दिया हो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट की जो डिटेल आ जाएगी कि ये बैंक अकाउंट है, ये कहाँ का है, आपके IFSC कोड क्या है, लास्ट अपडेट कब किया हुआ है और वैलिडेटेड है या नहीं है, कब वैलिडेट किया हुआ, ये सारी एक्टिविटी आपकी आ जाएगी। इसके बाद में अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये आपको बैंक डिटेल आपको शो हो जाएगी कि जैसे ये अकाउंट नंबर आपके है, उसके बाद में बैंक नेम और ब्रांच है, कहाँ बैंक है, कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है और ब्रांच का नाम क्या है। तो ये दूसरा अकाउंट मेरा जो दोनों है, अब इसमें स्टेटस आ जाएगा वैलिडेटेड है या नहीं है। तो यहाँ जो भी वैलिडेटेड होगा उसका कलर है वो ब्लू हो जाएगा, नहीं होगा उसका कोई कलर नहीं होगा। और एक्शन में आपको यहाँ जो भी एक्शन आप भी वैलिडेट करना चाहें, इस अकाउंट को रिमूव करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो इस सब तरीके से ये सारी जानकारी हो गई आपको ये बैंक के संबंध में। अब इसको आपको यहाँ से बैक आ जाना है, आपको कंफर्म हो जाना है कि आपका अकाउंट नंबर सही है। उसके बाद में अब आपको यहाँ जैसे आप फाइल करना चाहेंगे तो यहाँ आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ असेसमेंट ईयर पूछेगा। तो अभी जैसे असेसमेंट ईयर करंट है वो 22-23 है, यानी जो रनिंग जिस पिछले वित्तीय वर्ष का आप जो भर रहे हैं 21-22 का, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर है वो 22-23 होगा। तो आपको 22-23 सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा इसमें 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन मोड है और ऑफलाइन मोड है। आप ऑफलाइन भी एक जो फाइल आती है उसको आप एक्सेल फाइल टाइप से उसको डाउनलोड करके आप ITR भर सकते हैं और ऑनलाइन भी भर सकते हैं। यहाँ रिकमेंडेड दिया हुआ है ऑनलाइन, तो यानी कि ऑनलाइन में ज़्यादा सहूलियत रहती है, आप आसानी से भर सकते हैं। ऑफलाइन अगर भरना चाहें तो आपको यहाँ ITR सेलेक्ट करना है कि आप ओरिजिनल ITR भर रहे हैं या रिवाइज। जैसे ओरिजिनल भर रहे हैं, उसके बाद में आप ITR कौन सा भर रहे हैं, तो जैसे ITR 1 भर रहे हैं, कर्मचारी जितने भी है ये कौन से कर्मचारी के लिए कौन सा ITR होगा ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ITR 1, 2, 3, 4, 5 लेकर के इस तरह से जो ITR फॉर्म होते हैं आपके लिए कौन सा लागू होगा वो मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं कि किस कार्मिक के लिए या किस व्यक्ति के लिए कौन सा ITR फॉर्म है वो लागू होगा। तो इस तरह से आपको यह जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे, मान लो ITR 1 अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ आपको फाइल अटैच का जो ऑप्शन आ रहा है, तो ये फाइल है आपको पहले यहाँ से अटैच करनी पड़ेगी, इसलिए आपको पहले फाइल यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। और जो भी ITR फाइल है वो यूटिलिटी फाइल है वो डाउनलोड करके आप उसको भर करके यहाँ इसको अटैच करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस है वो ज़्यादा सरल रहेगा। अगर मैं जैसे यहाँ ऑनलाइन करके आपको बता दूँ तो यहाँ आपको क्लिक करना है, तो पहले असेसमेंट ईयर आपको भरना है, उसके बाद में यहाँ ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज ले जाएगा। अब नेक्स्ट पेज ले जाने के बाद में आपके पास अगर मान लो आपने कभी पहले प्रयास किया है तो आपके पहले भरा हुआ है, जैसे मैंने ये 1 मई को प्रयास किया था तो इसको ये आपके रिज्यूम में आएगा। अगर आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहें तो आप स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके स्टार्ट न्यू पे आ जाएगा। अब इससे जैसे यहाँ स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ पुराना, तो अब इसमें यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे कि आप इंडिविजुअल भर रहे हैं या HUF जो हिंदू परिवार अविभाजित हिंदू परिवार है वो के रूप में भर रहे हैं या अदर्स के रूप में भर रहे हैं, जिसके भी रूप में भर रहे हैं आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि कौन सा ITR फॉर्म 1, 2, 3, 4 आपको जो भी है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ ये फॉर्म 2 है, यहाँ फॉर्म 4 है, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म है आपके प्रोफाइल से काफ़ी हद तक तो डिसाइड हो जाएगा कि आपको तो 1, 2 या 4 में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ 1 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ प्रोसीड विद ITR 1 आ जाएगा और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से जो ये पेज आ जाएगा, इसमें आपके लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है तो ये हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूँ, इस बार कुछ बदलाव हुआ है ITR में। एक तो क्या है कि शायद पिछले साल ही इसको चेंज किया था, पूरा प्रोसेस है वो बदल दिया था। अब आपको क्या ध्यान महत्वपूर्ण रखना है कि या ITR भरते समय आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए आपके पास में फॉर्म नंबर 16। अब फॉर्म नंबर 16 कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये फॉर्म नंबर 16 मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। जैसे ये फॉर्म नंबर 16 है, यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ ट्रस्टीज की साइट से जो फॉर्म नंबर 16 है ये लिखा हुआ है। अब ये फॉर्म आपको आपके जो भी DDO है या जो भी आपके टैक्स डिडक्टर है जो आपकी सैलरी बनाते हैं और आपका टैक्स काटते हैं वो आपको देंगे। और इसमें आपके नियुक्त आपका खुद का एड्रेस होगा, संस्था का एड्रेस होगा, अपना खुद का आपका नाम पता होगा, यहाँ आपके पैन नंबर डिडक्टर के पैन नंबर होंगे, डिडक्टर के टैन नंबर होंगे और आप कार्मिक जो भी है उसके भी पैन नंबर यहाँ होंगे। फिर असेसमेंट ईयर आपके 22-23 होगा और 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का जो भी पीरियड है उस दौरान आपकी कितना टैक्स कटा है उसकी सारी डिटेल आपके यहाँ आपको मिलेगी। जैसे ये जो भी क्वार्टरली आपके जैसे 4 क्वार्टरली में ITR जमा किया जाता है
तो चारों क्वार्टरली की जो डिटेल है वो आपको यहाँ मिलेगी। जैसे फर्स्ट क्वार्टरली में 4,000 टैक्स कटा हुआ है, दूसरी क्वार्टरली में 8,000 कटा हुआ है, तीसरी क्वार्टरली है जो उसमें 21,000 टैक्स कटा हुआ है, और चौथी क्वार्टरली में 15,000 टैक्स कटा हुआ है। इस तरह से कुल 48,000 टैक्स है ये कटा हुआ है इस फॉर्म 16 नंबर में, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में एक एक क्वार्टरली की जो डिटेल है वो दिख रही है। इसके बाद में यहाँ जो भी नियुक्ता वगैरह उनके यहाँ साइन होते हैं। उसके बाद अगला जो पेज होता है इसी का फॉर्म नंबर 16 को ही मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो इसका पार्ट जो बी होता है, एनेक्सर 1 है, इसमें आपको अपने पैन नंबर है, असेसमेंट ईयर, ये सारा मिल जाएगा। अब यहाँ आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी यहाँ शो हो जाएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे आपकी जो ग्रॉस सैलरी यहाँ 985,120 है, अब ये कि ये सैलरी या आईओ की ये अमाउंट है आपके 26 एएस में भी होना चाहिए और एआईएस में भी होना चाहिए। अब ये दोनों क्या है, 26 एएस और एएस, इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि किस तरह से आपको इसको डाउनलोड करना। अब जैसे ये आपके हो गया 16 नंबर फॉर्म में जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट को आपको टैली करना है उस अमाउंट से जो आपके 26 एएस में है। तो अब यहाँ से आपको जैसे ई फाइल है, इसमें जाकर के ई फाइल रिटर्न है, रीफाइल रिटर्न में जाकर के आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ आएगा व्यू फॉर्म 26 एएस। तो ये फॉर्म 26 एएस पे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डिस्क्लेमर आएगा कि आपको ये टीडीएस सीपीसी की साइट पे, ये वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ से कंफर्म करना है। अब यहाँ कंफर्म करते ही आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ ट्रेसेज की जो साइट है वहाँ पे ले जाएगा, और यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। थोड़ा सा गौर से देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको फॉरवर्ड करके देख लेंगे या स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको ये दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट 26 एएस, और एक आ रहा है ई वेरीफाइड सर्विसेज ऑन ट्रेसेज। तो आपको यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट 26 एएस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ असेसमेंट ईयर आ जाएगा। तो आपको पता है असेसमेंट ईयर अभी 2022-23 है। उसके बाद में व्यू एज है, तो उस व्यू एज में आपको HTML करना है, और यहाँ व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस हो जाए, उसके बाद में एक्सपोर्ट एज PDF आपको करना है। जब एक्सपोर्ट एज PDF पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ से यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ आपकी जो है ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब PDF पे आपको क्लिक करेंगे तो PDF ये ट्रेसेज की साइट से आपको ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। और इस PDF में आपको क्या क्या बताएगा, तो सबसे पहले तो आपको PDF में आपका पैन नंबर बता देगा, आपकी पैन का जो स्टेटस है या एक्टिव है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, असेसमेंट ईयर 22-23 है। उसके अलावा आपका नाम है, जो SSC है उसका नाम आ जाएगा, यानी टैक्स पेयर है उसका नाम आ जाएगा, और एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको देखनी है, यहाँ सारे जो डिटेल है वो क्वार्टरली की डिटेल आ जाएगी। और यहाँ आपके ये TDS डिपॉजिटेड है, ये आपके 48,000 हो रहा है। तो एक तो आपको ये कंफर्म करना है। अब यहाँ जो 26 यहाँ 48,000 कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपके फॉर्म नंबर 16 में भी आपको देखना है। तो फॉर्म नंबर 16 में एक तो ये तो मैं अभी एएस में ये AIS में आपको ये अमाउंट टैली कराऊंगा। इससे आगे जो इस 16 नंबर फॉर्म में आप आगे देखेंगे तो ये शुरुआत में जो पहले पेज पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ जैसे टैक्स जो टोटल डिडक्शन है टैक्स का है वो है 48,000। ये जो 48,000 का अमाउंट है, और ये ट्रेसेज की साइट पे जाकर के आपने जो ये फॉर्म नंबर 26 ES आपने निकाला है, ये आपको टैली करना है। कि जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं 48,000 है, तो ये फॉर्म नंबर 26 ES में भी 48,000 होना चाहिए, और आपके फॉर्म नंबर 16 में भी 48,000 ये होना चाहिए। यानी कि दोनों में अमाउंट सेम होना चाहिए। आपका जितना भी टैक्स कटा है, अगर आपके 10,000 कटा तो दोनों में 10 होना चाहिए, आपके अगर टैक्स नहीं कटा है तो दोनों में नील आना चाहिए। तो ये आपको एक तो कंफर्म करना है, उसी के बाद आपको ITR भरना है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था AIS, तो AIS क्या है, ये यहाँ जैसे इसमें आपको सर्विसेज में जाना है, और सर्विसेज में जाने के बाद में यहाँ आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS ये मिलेगा। इस पर आपको डाउनलोड क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये भी रीडायरेक्ट टू AIS होम पेज पे आपको ले जाएगा, और इस पर क्लिक करते ही आपको ये दूसरी साइट पे रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ आपको AIS इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, और इसमें लिखा हुआ है कि AIS इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटली अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी सूचनाएं आपके उपलब्ध है वो आपको इसमें शो करेगा। और देयर में भी अदर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द टैक्स पेयर विच आर नॉट प्रेजेंट इन डिस्प्लेड इन AIS, यानी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं जो AIS में अगर शो नहीं हो रहे हो, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। और टैक्स पेयर इज एक्सपेक्टेड टू चेक ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी टैक्स पेयर से ये आशा की जाती है कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करें, एंड रिपोर्ट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स रिटर्न।
कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में वास्तविक जो भी जानकारी है वही आप दें, अन्यथा अगर आप गलत जानकारी देते हैं या आपकी मिसमैच है तो आपके इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये जो डिस्क्लेमर था उसके बाद में आपको यहाँ ये इसके आगे वाला जो है ये इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन समरी है, TIS है, ये आपके डाउनलोड हो जाएगी। यानी ये इसके अंदर ही TIS है कि आपने कितना टैक्स दिया है, आपका ग्रॉस सैलरी कितनी हो रही है, तो इसको भी आपको टैली करना। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आपके यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है कि ये फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, PDF जो भी डाउनलोड होगी वो पासवर्ड क्या होगा तो आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके बारे में मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है ये इसके संबंध में, अगर वो आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने क्लिक करते ही ये फाइल डाउनलोड हो गई। अब इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद में आपको मैंने कहा था पासवर्ड और आपको ईमेल आईडी और जो डेट ऑफ बर्थ है वो, अब इसमें पासवर्ड, और जैसे ये खुल गया तो पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो पैन नंबर है और अपना जो भी ये डेट ऑफ बर्थ है वो सारे डालने हैं। अब इसमें ये जो TIS है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है, इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, आपका पैन नंबर दिखेगा, आपका आधार नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी दिखेगी। अब यहाँ आपको जो ये अमाउंट आ रहा है, सैलरी का जो अमाउंट आ रहा है, क्योंकि मैं जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ ज़्यादातर जो सैलरी पर्सन है उनके लिए उपयोगी है, तो उनको यहाँ देखना है कि आपकी जो ये अमाउंट है 985120, ये अमाउंट मैंने कहा था कि आपके फॉर्म नंबर 16 में भी मैच होना चाहिए। तो जैसे फॉर्म नंबर 16 में आपने ये टैक्स का तो मैच कर लिया, उससे 26 से 48,000 है। उसके बाद में जो आगे बढ़ेंगे इसमें फॉर्म नंबर 16 में ही, तो यहाँ आपको मैंने बताया था कि जो ग्रॉस सैलरी है वो 985120 ये आ रही है। अब यहाँ भी ये आ रही है और यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया था ये, इसमें भी आपके TIS में भी, या जो ये इसमें जाकर के TIS अपने डाउनलोड किया है इसमें भी 985120 आ गया। इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो सही है, कोई मिसमैच नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद में ये दोनों चीज़ें आपके कंफर्म होगी। उसके बाद में इसको अगर नीचे देखेंगे तो इसमें और डिटेल आपको मिलेगी कि जैसे इसमें इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में आपको प्रोसेस्ड वैल्यू है, यानी जो टोटल वैल्यू आपकी है वो ये की ये 985120 है, और उसके बाद में ये प्रोसेस्ड वैल्यू भी यही आ रही है, और सैलरी रिसीव्ड है ये जैसे अमाउंट पेड या क्रेडिटेड, जो एक तो ग्रॉस सैलरी है और एक जो भी सैलरी है वो आ रही है। तो आपको ये ग्रॉस चेक करना है। इसके अलावा अगर ये इसमें अगर आपके शेयर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है या कहीं और कोई भी अगर आपके पैन कार्ड को यूज़ करके कोई ट्रांजेक्शन हुआ है या पैन कार्ड का इस्तेमाल हुआ है तो वो सारी डिटेल आपके इसमें EIS में आ जाएगी। तो आपको EIS को भी देखना है, उसको भी मैच करना है, और आपको फॉर्म नंबर 16 को भी चेक करना है, और 26 ES, ये तीनों को आपको मिलान करके कंफर्म हो जाना है कि ये सारे तीनों में जो अमाउंट है वो सब सही है, टैक्स जितना कटा वो सही है, ग्रॉस सैलरी वो सही है। उसके बाद में ही आपको आगे प्रोसीड करना है इस साइट पे। तो जैसे ये मेन साइट पे वापस आ गए तो यहाँ आने के बाद में यहाँ आपको जैसे ये आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ आपको क्लिक करना है। अब यहाँ 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको फॉर्म क्यों भरना चाह रहे हैं, ये ITR फॉर्म है, आप रिटर्न क्यों भरना चाह रहे हैं। तो आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, किस रीजन से आप भरना चाह रहे हैं। अब जैसे मेरे टैक्स जो कटा था, जितना कटना था उससे ज़्यादा कटा है, तो रिफंड के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे पहले ही अधिकांश जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए पहला ऑप्शन ही ये काम करेगा कि इनकम टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी जितनी एग्जाम्पशन लिमिट है, छूट की जो लिमिट है उससे ज़्यादा मेरा जो टैक्सेबल इनकम है यानी मेरा टैक्स कटा है, तो मुझे यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कुछ अदर ऑप्शन जो दिए हुए हैं सेक्शन अंडर 139A के अंतर्गत, कि जैसे अगर डिपॉजिटेड अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, एक करंट अकाउंट अगर आपका करंट अकाउंट है और एक फाइनेंशियल ईयर में या पिछले साल में आपके 1 लाख से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ से ये अनक्लिक करेंगे तभी ये दूसरा ऑप्शन यहाँ काम करेगा। तो जैसे ये सिलेक्ट करना है आपको। अगर आपके कोई दूसरा है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन द अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट और ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री, अगर आपने पिछले साल में किसी विदेश की यात्रा की और 2 लाख से ज़्यादा खर्च किए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके जो है अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 1 लाख कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में आपके 1 लाख से ज़्यादा अगर लाइट का बिल आया है तो भी आपको ITR भरना है। जैसे मैंने पहले पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कब कर ITR भरना है। तो अगर मान लो आप
इस कारण से ITR भरना चाहें तो आपको ये क्लिक करना है, इसको नहीं करना है। और अगर मान लो आप आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न एज पर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर द क्लॉज 4 ऑफ द 7th प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 139 ए के, अगर उसमें कोई दूसरे में है तो वो करना है, अदर कोई कारण है तो उसमें करना है। तो अभी जैसे मैं ये सारे हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं टैक्सेबल इनकम जो है वो मोर देन एग्जम्पशन इनकम है, इससे है, तो इसको क्लिक करूँगा। अधिकांश कर्मचारियों को ये लागू होगा, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करने के बाद में ये आपको आगे वाले जो पेज पे ले जाएगा, और आगे वाले पेज पे आपको जैसे यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आएगी, अब इसमें 3-4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी को आपको कंफर्म करना है। उस कंफर्म करने के बाद इसका यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा, और जब आप कंफर्म हो जाए तभी आपको ये भरना है। अब जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अब इस पर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले, तो आपकी जो पर्सनल जानकारी है, आपका नाम है, सरनेम है, ये सारी डिटेल आपकी शो होगी। आपका पैन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आधार नंबर होगा, आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, यहाँ जाके आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस तरह के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर के हैं, या आप पेंशनर है, या अदर पेंशनर्स है, या SG पेंशनर है, PSC पेंशन है, अदर्स है। तो आपको यहाँ जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट से हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ सेलेक्ट करूँगा। अब आप किस आर्टिकल के तहत आप ये इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो जैसे 139 ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑन या बिफोर ड्यू डेट, अगर आप अंतिम तारीख से पहले कर रहे हैं तो 139 ये में करेंगे, अगर उसके बाद कर रहे हैं और किसी नोटिस के रेस्पॉन्स में कर रहे हैं तो आपके फिर दूसरे ऑप्शन लागू होंगे, या अगर आप रिवाइज भर रहे हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन होगा। रिवाइज कब भरेंगे उसके मैं बारे में आपको बता दूं कि अगर मान लो आपने ITR पूरा भर दिया, सबमिट कर दिया, और फिर आपको पता चले कि आपके कुछ कमी रहेगी, या तो EIS में मिसमैच है, या आपने कोई कटौती है वो शो करनी नहीं शो कर पाए, या आपको जो छूट लेनी थी इनकम टैक्स में वो आप नहीं ले पाए, तो आप इसको दोबारा रिवाइज ITR कर सकते हैं। वो तरीका क्या है वो मैं बता दूंगा, अगर किसी की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं जिसके कोई वीडियो अगर इस तरह का होगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा किस तरह से आप रिवाइज जो ITR भरेंगे। अब इसमें 139 इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको ये ऑप्शन देना है कि आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम वन, ये अंडर 150 जो इसके अंतर्गत आपने जो नई टैक्स रिजीम आपने एडोप्ट की है तो यस करना है, नहीं की है तो नो करना है। अब नई टैक्स रिजीम का मतलब है जिसमें जितने भी 80 CCD वगैरह की जो भी बेनिफिट है वो सारे आप नहीं लेना चाहते तो आप उसमें नए वाले में करें। और नहीं तो ज़्यादातर जो भी कार्मिक है जिनकी बेसिक 17,000 या लाख से कम है वो ज़्यादातर पुराने में ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो न्यू सेलेक्ट वही उनकी फ़ायदा है जिनकी सैलरी है वो 1 लाख या उससे भी ज़्यादा है, उनके इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो वो आपने पहले जब गणना पत्र आपने दिया होगा अपने DDO को, उसमें आपने देख लिया होगा कि आपने कौन सा टैक्स रिजीम है वो सिलेक्ट किया हुआ है। अब भी आप चेंज करके देख सकते हैं कि आपके किस में ज़्यादा टैक्स बन रहा है, किस में कम बन रहा है। तो वो बाद में मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो और वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ जैसे मैंने नहीं सेलेक्ट नहीं किया तो इसमें नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में जो आगे है बैंक डिटेल है, तो यहाँ आपको ये चेक करना है कि आपको ये अकाउंट है, इसके लास्ट डिजिट आपको दिख रहे हैं और ये वैलिडेटेड है, यहाँ ओके होना चाहिए। इसके बाद में सिलेक्टेड फॉर रिफंड है, इसको आपको यहाँ इस तरह से क्लिक करना है। अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको यहाँ से जैसे यहाँ से चेंज करना है, तो आपको फिर इसमें आएगा एरर आएगा कि कम से कम एटलीस्ट 1 अकाउंट शुड बी सिलेक्टेड, तो आपको रिफंड के लिए एक अकाउंट तो सिलेक्ट करना ही है। तो यहाँ आपको यहाँ इसको ऐसे करना है, वैलिड रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है। उसके बाद में अगर मान लो आप इसको नहीं करना चाहें तो आप ऐड अकाउंट पे जा करके आप दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, और वो काम आप प्रोफाइल में भी जाके कर सकते हैं, जो मैंने पहले इसी वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, ये आपके कंफर्म हो जाएगी आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड है और सिलेक्टेड फॉर रिफंड है। उसके बाद में यहाँ आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपके यहाँ जो है ये मैंने कहा था इसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ आपके राइट का निशान आ जाएगा और कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको ग्रॉस टोटल इनकम है, ये आपको अब आपके जैसे भरी हुई आएगी, लगभग भरी हुई आएगी। नहीं आएगी तो आपको 16 नंबर फॉर्म है वो आपके पास में रखना है, उससे आपको जो भी अमाउंट है ग्रॉस अमाउंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ ये इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर जैसे इसमें कुछ ऑप्शन है कि आर यू, जैसे यहाँ सबसे पहले आर यू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकर्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर और ट्रांसफ़र, अगर इसी जैसे सेक्शन 10-14 है या इस पर किसी के ऊपर आप अगर छूट लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है। जैसे यहाँ अभी नो है, जैसे अब यहाँ यस करेंगे तो आपको यहाँ कितना आप छूट चाहते हैं वो आपको भरना है, नो करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है।
और इसके अलावा जैसे क्लेम एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन वगैरह पे आप कोई भी आपको छूट लेना चाहते हैं तो वो है। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जाम्शन अंडर द हाउस रेंट, अगर आप मकान किराए की छूट लेना चाहते हैं तो आपको इस पर यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको अमाउंट भरना है कि आप कितने हज़ार की छूट लेना चाहते हैं। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर दें, अन्यथा इसको आप नो कर दें। फिर उसके बाद में यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ कोई अगर अदर क्लेम है तो भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सबसे ऊपर है, यहाँ आपको ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अगर कोई कमी है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपको यहाँ ग्रॉस चेक करना है, जैसे ये ग्रॉस 985120 है। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इसमें जो 16 नंबर जो फॉर्म मैंने बताया था, फॉर्म नंबर 16 जो आपके था उसमें आपको टैली करना है कि जैसे अब मैं आपको फॉर्म नंबर 16 निकाल के एक बार देता था। तो अब जैसे ये इसमें आपके 985120 ये जो अमाउंट है, ये का ये अमाउंट है आपके ग्रॉस में, इसमें आपके होना चाहिए। अगर ये आ रहा है इसका मतलब आपके कोई मिसमैच नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपको पहले वो चेक करना है, आगे नहीं बढ़ना है। और ये हो गया। इसके बाद में यहाँ जैसे आप इसमें फॉर्म नंबर जो 16 था उसमें आप देखेंगे तो यहाँ आपके फॉर्म नंबर 16 में जो आपके यहाँ जो 50,000 का जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 16 के अंतर्गत 4A, B, C जो भी है उसमें आपके 50,000 की छूट मिली है। उसके बाद में 935,120 है। तो यहाँ भी आपको देखना है कि ये 50,000 की इसमें छूट है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है और ये 50,000 की छूट है। उसके बाद 935,120 हो गया। उसके बाद अब आपको यहाँ देखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि अगर आपके कुछ मकान किराए वगैरह इससे अगर आपको कुछ इनकम हुई है तो आपको यहाँ इसमें शो करना है। या अदर इनकम जैसे इनकम फ्रॉम ये टैक्स रिफंड, अब जैसे मेरे यहाँ क्लिक हो रहा है कि टैक्स रिफंड से मुझे इनकम हुई, यानी पिछली बार मुझे जो टैक्स लेट रिफंड हुआ था तो उसमें भी मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला था, कुछ पैसे मिले थे, वो इसमें ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। 305 रुपये इसमें आ रहे हैं, तो ये इसमें आ रहे हैं। उसके बाद में ये वापस डिडक्ट भी हो जाएगा अंडर सेक्शन 57A में, ये डिडक्ट हो रहा है। तो नेट जो भी है वो जीरो हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको इसको डिलीट नहीं करना है, इसको रहने देना है। और इसके बाद में अब जैसे ग्रॉस अमाउंट है वो आपके ये 935,1,425 ये हो गया। उसके बाद में यहाँ आपको कंफर्म करना है। अगर आप किसी तरह की कोई छूट चाहते हैं तो यहाँ आप एग्जाम लिमिट में आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि आपको कोई किसी तरह की, आपको अगर यहाँ जैसे किस तरह की आप छूट चाहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम है उस पर छूट चाहते हैं, या 10A पे है, या 10 सेक्शन 10 13 है, या जो भी किसी भी तरह की आपके अगर कोई भी छूट चाहते हैं तो वो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप यहाँ से रहने दें और ऐड नहीं करना है आपको, यहाँ जैसे कैंसिल कर देना है। उसके बाद में ये जैसे यहाँ ये हो गया था। उसके बाद में यहाँ इसको कंफर्म करना है। अब कंफर्म करने के बाद में ये दो आपके कंफर्म हो गए। उसके बाद में आपको टैक्स डिडक्शन पे जाना है कि आपका टैक्स डिडक्शन कितना हुआ है, या आपकी जो कुल कटौती है वो कितनी है, वो भी आपको 26AS में मिलेगी। इससे और इससे आपको मिलान करना है कि कौन सी कटौती आपके, जैसे इसमें यहाँ ATC में आपके 1,15,700 रुपये ATC में आपके डिडक्शन हो रहा है। ये इसमें भी जाके आपको चेक करना है कि जैसे यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ जैसे 80 CCD 1 में आपके 34,300 है और सेक्शन ATC में आपके 1,50,000 है। और उसके बाद में ये जैसे ATC जो पहला था इसमें 1,15,700 है। तो सबसे पहले ये आपको मिलान करना है, 115,700 है। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ 115,700 है, नहीं 1,15,700 है, ये हो गया। उसके बाद में CCD 2 में आपके 84,300 है, 84,300 है। तो यहाँ भी आपको देखना है कि जैसे इसमें भी आपके आगे इसमें आ जाएगा ये, जैसे यहाँ 80 CCD 2 है, इसमें भी आपके ये 84,300 है, ये आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद में और जो है वो भी आपको देखना है। अब जैसे इसमें और जो आएगी 80 CCD 1D1 में आएगा ये 34,300 आ जाएगा, और 1B में आ जाएगा 50,000। ये भी आपको यहाँ से मिलान करना है कि ये 50,000 इसमें आ जाएगा और 34,000 ये इसमें आ गया, और 1,00,000 का जो भी है CC में। इस तरह से आपका जो कुल डिडक्शन है, जैसे यहाँ कुल डिडक्शन आ जाएगा, यहाँ जैसे ये 50 आ गया, इसको आपको कंफर्म करना है। अब 80C के अलावा 80 CCD 1 2 जो भी है, अब जैसे इस साल तो आपके जो भी CPF का जो अमाउंट था
वो 80CC D1 में आप छूट ले सकते हैं या D2 में ले सकते हैं। अब अगले साल से जैसे अब पुरानी पेंशन शुरू हो गई है तो ये छूट नहीं मिल पाएगी, तो आपके टैक्स ज़्यादा बनेगा। इसमें ये छूट है वो अब नहीं मिल पाएगी, जैसे 80CC D2 में ये छूट मिल रही थी, ये छूट अब नहीं मिल पाएगी। तो ये हो गया। अब जैसे इसमें दूसरा है कि आप इसमें कोई डिडक्शन आपके ऐड करना चाहते हैं, जैसे 80G में। 80G का मतलब हो गया कि किसी संस्था में आपने, चैरिटेबल ट्रस्ट में, एक संस्था में आपने कोई दान किया है, अगर वहाँ की कोई रसीद है तो वो इसमें कर सकते हैं। या पिछली बार जैसे कोरोना काल में की थी तो वो इसमें आ गया। इसके अलावा जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आपके अगर कोई इंटरेस्ट है उसका आपने इसमें इनकम में शो किया है, जैसे 10,000 आपको बैंक में इंटरेस्ट मिला है, 10 से कम तो शो नहीं करना, उससे ज़्यादा है तो आपको वहाँ शो करके यहाँ इसकी है वो आप छूट ले सकते हैं, तो ये डिडक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा ये जो डिडक्शन होगी जैसे 2,84,300 हो गई, अब इसमें मैच करना है कि जो टोटल डिडक्शन है, अब जैसे इसमें अभी मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 297 है जबकि इसमें 294। तो अब जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ 80D है, जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 80D के अंतर्गत जो छूट है वो आपको कैसे लेनी है। तो जैसे 80D सेक्शन है, इसको आपको यहाँ देखना है। जैसे इसमें जाएंगे 80G है, 80A, और इसमें 80C अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो इसको आपको यहाँ सर्च करना है। जैसे ये 80D है, ये डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर आपके एज पर फॉर्म 16 में आपके शो किया हुआ है तो आप जैसे यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ एडिट पे आपको क्लिक करना है, और एडिट पे क्लिक करने के बाद में इसकी जो भी डिडक्शन थी, आप जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे आप कितनी डिडक्शन है तो यहाँ आपको जैसे लिखना है कि नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ। अब जैसे ये अब जैसे इसमें दो तरह का ऑप्शन है, सेल्फ और सीनियर सिटीजन के लिए। तो आप सेल्फ के लिए भर रहे हैं तो अब जिसमें कह रहा है कि ये वेदर यू और एनी ऑफ फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, तो आपके सीनियर सिटीजन नहीं है तो इसको आपको नो करना है। आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको यस करना है। अब इसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस आपने कितना किया है तो ये आपको अमाउंट मिलेगा आपको इसमें से। तो जैसे 13,053 है तो इसको यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पढ़ना है आपको 13,053 है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये जैसे इसको कर दिया, उसके बाद में यहाँ अगर आपके सीनियर सिटीजन फैमिली में उनके लिए अलग से है तो नहीं, तो इसको आपको यहाँ नीचे जा करके सेव करना है। अब सेव करने के बाद में यहाँ देखेंगे तो आपके ये अमाउंट है, ये अभी लोडिंग हो रहा है तो ये प्रोसेस हो जाएगा और आपके इसमें शो भी हो जाएगा 80। जैसे यहाँ ये हो गया। अब जैसे ये आपको ये 13,053 है, यहाँ आपको एक बार और चेक करना है कि 13,053 है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद में इसको आपको यहाँ चेक करना है तो ये छूट है वो आपको मिल गई 80D में। अब इसको जो आपके यहाँ आप चेक करेंगे तो जैसे टोटल डिडक्शन यहाँ ये हो गई, टोटल डिडक्शन है 297 है और 353 है, 297 353, और यहाँ भी आपके देखना है 297 353 है, ये कंफर्म है, ओके है, तब आपको आगे कंफर्म करना है। और ये जैसे इस तरह से ये कंफर्म हो गए, ये कंफर्म हो गए, ये कंफर्म हो गए। अब टैक्स पेड है, अब जैसे यहाँ टैक्स पेड है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे चौथी जो क्वार्टरली है उसको फाइल करने की अंतिम तारीख है 31 मई तक। कई लोगों के चौथी क्वार्टरली फाइल हो गई है और उसके आधार पर 16 नंबर फॉर्म भी निकाल करके दे दिए हैं, जैसे हमारे भी 16 नंबर फॉर्म आ गया है। लेकिन कई लोगों के जो चौथी क्वार्टरली है वो अभी अपडेट नहीं हुई है, और ख़ास करके ऑनलाइन जो इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई है तो आपके यहाँ टैक्स है वो डिडक्शन है वो कम से होगा। अब जैसे अब मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ मेरे जो टैक्स है इनकम में TDS है वो 33,000 ही शो कर रहा है, जबकि ये जैसे 33,000 शो कर रहा है, जबकि वास्तव में मेरे जो टैक्स है इसमें आप देखेंगे तो इसमें पहले पेज पे ही 26 ES में मेरे जो टैक्स है ये फॉर्म नंबर 16 में ये 48,000 टैक्स है। तो इसका मतलब है ये मिसमैच है। अभी जो चौथी क्वार्टरली वो अपडेट नहीं हुई है क्योंकि इसमें 15,000 कम पड़ रहे हैं। यहाँ तक 3 क्वार्टरली है वो अपडेट हुई है, 4,000 8,000 और 21,000। अब ये जोड़ेंगे तो 12 और 21 है तो ये 33,000 हो गए। तो इस तरह से ये 3 क्वार्टरली शो हो रही है, चौथी अभी अपडेट नहीं हुई है। तो अब मुझे या दूसरा मैं और बता दूंगा आपको, एक तो ये हो गया फॉर्म नंबर 16, एक जो फॉर्म नंबर 26 ES था इसमें अभी 48 बता रहा है, लेकिन इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी 33 बता रहा है। इसका एक तरीका तो ये है कि इसको आपको एडिट करना है। जैसे यहाँ आप इसमें जा कर के यहाँ जैसे एक तो ये हो गया, आपके जो भी DDO है उनका नाम आ जाएगा और वहाँ यहाँ से आपके 33,000 का जो डिडक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर आपने और जो ऐड करवाया पिछली चौथी क्वार्टरली,
अभी आप अगर बढ़ना चाहें तो यहाँ ऐड करके आपको 10 नंबर ऑफ डिडक्टर लिखना है और नेम ऑफ डिडक्टर लिखना है, जो भी आपने टैक्स काटा और कितना टैक्स काटा है। जैसे लास्ट क्वार्टरली जो मेरी थी, जैसे ये लास्ट क्वार्टरली थी जो 15,000 वाली, तो ये अभी जैसे शो नहीं हो रही है ये 15,000 वाली, तो मैं यहाँ जा करके यहाँ आपको यहाँ 15,000 भर करके इसको जब यहाँ से ऐड करूँगा और ये सारी डिटेल भर दूंगा, डीडीओ की, डिडक्टर के 10 नंबर और डिडक्टर का नाम वगैरह, तो इसमें ऐड हो जाएगी और इस तरह से जो भी टैक्स है वो हो जाएगा। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको यहाँ तक ही भरना है। अभी 31 जो लास्ट तारीख है 31 मई, तब तक आपको यहाँ वेट करना है, यहाँ तक आप भर के रख सकते हैं। जब अभी आप खोलेंगे तो ये आपके जो ड्राफ्ट सेव है उसमें आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने भरना बता दिया। उसके बाद में जब यहाँ टैक्स पेड में जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पूरा जो टैक्स जितना कटा है वो आ जाएगा। उसके बाद में अब टैक्स, जैसे अभी टैक्स पूरा नहीं बता रहा तो मेरे टैक्स लाइबिलिटी बता रहा है, यानी मेरे 41,000 का टैक्स है वो ड्यू बता रहा है, जबकि यहाँ अगर 48,000 टैक्स हो जाएगा तो मेरे रिफंड हो जाएगा 3-4 हज़ार का मैंने टैक्स एक्स्ट्रा कटवाया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 26 में आप पता कर सकते हैं, ये इसमें 16 नंबर में, कि 16 नंबर में जैसे मेरे टोटल जो इनकम थी उसके बाद में जो टैक्स है वो यहाँ जैसे 41,656 टैक्स बन रहा है, जबकि मैंने आप देखेंगे शुरुआत में मैंने 48,000 टैक्स कटाया है, तो ये टैक्स मैंने एक्स्ट्रा कटवाया तो मुझे रिफंड मिलना चाहिए, जबकि इसके हिसाब से टैक्स उल्टा बन रहा है, मुझे टैक्स पे करना है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी टैक्स जो कटौती TDS जो लास्ट क्वार्टरली है वो अपडेट नहीं हुई है। तो आपको कम से कम 31 मार्च तक का इंतजार करना है। 31 मार्च के बाद में 31 मई तक आपको इंतजार करना है। 31 मई के बाद में ये सारी क्वार्टरली जो अपडेट हो जाएगी तब आप इसको भरें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप अब भी भरना चाहें तो भर सकते हैं, उसमें आपको ऐड करके करना है। तो दोनों बातें। उसके बाद में इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। DSC से कर सकते हैं, ये भी मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। आप उसमें इसके अलावा जैसे वो आधार OTP से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। या अगर कोई तरीका नहीं है तो आप उसकी प्रिंट निकाल करके आप उसको 120 दिन में आपको जो CPU बेंगलोर है, इनकम टैक्स ऑफिस है, वहाँ आपको भेज सकते हैं। तो वहाँ से आपके कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर आधार वगैरह से हाथों हाथ ये वेरीफाइड हो जाता है। अगर आप इस संबंध में कुछ मेरी मदद चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पिछले कई सालों के जो है रिटर्न भरे हैं, आपने भी अगर भरे हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये फाइल रिटर्न है, इसमें जाकर के ई फाइल में जाकर के आप वो व्यू फाइल रिटर्न से या आपको देखना है कि कौन कौन से साल के आपने फाइल रिटर्न किए। जैसे ये मेरे 2020-21 असेसमेंट ईयर का है, ये भरा हुआ है और ये पूरा प्रोसेस्ड हो चुका है। इसके अलावा मैंने 20-21 का भरा हुआ है, 19-20 का भरा हुआ है, और इस तरह से मैंने 15-16 से लेकर के ये जैसे लास्ट जो मैंने भरा हुआ है असेसमेंट ईयर 15-16 का है, ये मैंने भरा था 2015 में। उसके बाद से लेकर के लगातार मैं 15-16 का ही हो गया। उसके बाद में जैसे ये 16-17 असेसमेंट ईयर का हो गया, 17-18 का हो गया, 18-19 का हो गया, और उसके आगे के जो भी है वो मैंने आपको पैसे बता दिए। अब जैसे इसमें फिर ये 19-20 का हो गया, 20-21 का। तो मैं लगातार 6-7 साल से ITR खुद भर रहा हूँ, कई साथियों को भी भर रहा हूँ। इस संबंध में मेरी अगर कोई सहायता चाहते हैं और मुझसे भरवाना चाहते हैं तो मैं अपने WhatsApp नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके मुझे अपना 16 नंबर फॉर्म है वो दे दें, ताकि मैं 26 AS और EIS और तीनों को मिलान करके ये ITR भर दूँगा। और इस संबंध में आप अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं विराम दे रहा हूँ। और इसका जो नेक्स्ट शेष भाग है वो मैं ITR भरने के बाद में आपको 31 मई के बाद में आपको पूरा इसका आगे का जो प्रोसेस है वो बताऊंगा। तब तक आप अपने लॉगिन को खोल करके देख सकते हैं। आपके टैक्स अगर नहीं कटा है तो कोई समस्या ही नहीं है, आप आज ही इसको फाइनल भर सकते हैं। या और भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यथासंभव इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी रहेगा, और आप घर बैठे 1-2 बार अगर वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप घर बैठे आसानी से अपना ITR फाइल कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।